नमस्कार। मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों में चुनावी रणनीति की बात। हम बात करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का जो पहले और दूसरे चरण का जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें मुस्लिम सीटें, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उन पर बड़ा दांव किस तरह से लगा है और किस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने अपने जो उम्मीदवारों के चयन में मुस्लिम उम्मीदवारों को प्रमुखता दी। हम बात करेंगे कि इस जो मुस्लिम बहुल जिलों की चुनाव की जो रणनीति है, उसके लिए जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा ने मुख्य रूप से मुस्लिम उम्मीदवारों को जो टिकट देने में बहुत ज्यादा प्रमुखता दी है, वहीं बीजेपी की तरफ से इन मुस्लिम बहुल जिलों में अब तक घोषित जो सीटें हैं, कुल 295 प्लस सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन ने घोषित की हैं, और जिसमें बीजेपी ने तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। हालांकि रामपुर जिले की एक सीट बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने एक उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार को अपनी सूची में जगह दी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अब तक घोषित 223 जो उम्मीदवारों की जो सूची है, उसमें 45 मुस्लिम उम्मीदवारों को स्थान दिया है और एक तरफ 40% मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक जो घोषित सूची है उसमें उम्मीदवारी के तौर पर मैदान में है। बीएसपी ने 166 उम्मीदवारों की घोषणा की है और उनके 43 मुस्लिम उम्मीदवार हैं इनमें से, और प्रतिशत के हिसाब से ये थोड़ा समाजवादी पार्टी से ज्यादा है, 46% के आसपास है। और जो उत्तर प्रदेश में अभी मुस्लिम राजनीति को लेकर AIIM वाली जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, वो इस इलाके में उन्होंने जितने भी उम्मीदवार घोषित किए उसमें से 2 को छोड़कर बाकी सारे मुस्लिम उम्मीदवार हैं। यानी कि मुस्लिम राजनीति को, मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि कांग्रेस के घोषित 255 उम्मीदवारों में 49 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। इससे समझा जा सकता है कि जो पहले और दूसरे चरण का जो चुनाव है उसमें, और उत्तर प्रदेश के कुल 29 जिलों में जो 163 सीटें आती हैं, जो 29 मुस्लिम बहुल जिले हैं, उनमें किस तरह की राजनीतिक दल अपना रहे हैं और उससे चुनाव को किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है और चुनाव की बिहार की दिशा कैसे उससे हो सकती है। अगर मोटे तौर पर हम देखें तो पिछली बार जो 2012 का जो चुनाव था, जो समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी, तो समाजवादी पार्टी ने इन 163 सीटों में से 90 सीटें जीती थी। बीएसपी के हिस्से में 30 सीटें आई थी। और अगर 2017 की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर कुल 163 में से 137 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी के हिस्से में कुल 21 आई थी। यानी कि मोटे तौर पर इन जो मुस्लिम बहुल 163 सीटें हैं, इनसे उत्तर प्रदेश में सत्ता की दिशा बहुत हद तक तय भी हो जाती है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्या राजनीतिक दलों की रणनीति है, किस तरह से मुस्लिम मतदाता है वो चुनाव को प्रभावित करता है, उसकी मानसिकता किस तरह से चुनाव में असर डालती है, और उस जो बीजेपी का हिंदू कार्ड है वो किस तरह से मुस्लिम मतदाता को अपनी एक दिशा तय करने में उसमें मददगार होता है या उसको मजबूर करता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर साहब, और थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है विवेक श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन वो अभी हमारे साथ उपलब्ध नहीं हो पाए। बातचीत की शुरुआत में सरद जी आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह से ये सीटें हैं, मुस्लिम बहुल जिले हैं जिनमें आबादी कुछ जिलों में तो जैसे रामपुर में 50% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है, उसके बाद मुरादाबाद में 46% के पास है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में 41-42% के आसपास है। तो ये जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, इसमें
बीजेपी के लिए आप कितना स्थान देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस बार इन जिलों में समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो किसी खास दिशा में है, और क्या वो कारगर होगी? जो जाट और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो तालमेल है वो किस तरह से इस इलाके की राजनीति को करूंगा अपने सारे पैनलिस्ट से कि जिनके अभी ये पीछे शोर आ रहा है वो अगर थोड़ी देर के लिए, उतनी देर के लिए जब तक वो ना बोल रहे हो वो अपने माइक को म्यूट कर दें, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जिनकी तरफ से भी आ रहा हो उनको पता होगा तो वहां पे ये कर दें। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना ये है गोविंद, पहली चीज तो ये मान के चलना कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा महत्व दे रही हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स को, ये सबको बराबर से आंकना तो मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि बहुत जमीन आसमान का फर्क है पार्टीज में। जैसा आपने कहा कि बसपा ने थोड़े से ज्यादा करे हैं, बसपा ने डबल करे हैं समाजवादी पार्टी के, उतने प्रोपोर्शन में देखिए परसेंटेज डबल है। एमआईएम का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये जो है, और तो उम्मीद ही नहीं है भाई। बीजेपी ने तो पहली बार किसी गठबंधन वाले को मुस्लिम को दे दिया, तो बीजेपी कहाँ खड़ा करती है मुस्लिम कैंडिडेट्स, तो उसमें कोई अचंभा नहीं। और ये कोई नई चीज नहीं है जो आपने कहा। ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल नई चीज हो गई है, नए किस्म की राजनीति। मुझे नहीं लगता ऐसा, हो सकता है मैं गलत हूं, आप सही हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का है। ये हमेशा ऐसे ही होता है, ये ज्यादा है। और ये मुस्लिम मुस्लिम बोल करके जो है बीजेपी ये प्रयास करती है ये कह करके हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट कर सके, क्योंकि उनका सारा गेम और आज की डेट में तो बिल्कुल वहीं जा करके समाप्त हो रहा है और वहीं से शुरू हो रहा है कि मुस्लिम, हर आदमी मुस्लिम, क्योंकि बात बात पे वो तुष्टीकरण कहते हैं। अगर टिकट भी दे दो तो भी तुष्टीकरण हो गया। अरे भाई, यहाँ कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पे भी हर जगह मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। और ये देखिए, एआईएमआईएम यही तो बात फैला रही है कि साहब हमारे मुस्लिम लीडरशिप नहीं क्रिएट हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान जो कम्युनल मुसलमान था वो पाकिस्तान चला गया, जो सेक्युलर मुसलमान था वो ही यहाँ रहा। यही वजह थी मुसलमान ने यहाँ के अपने लीडर हमेशा हिंदुओं को प्रेफर किया मुस्लिम से, क्योंकि उससे फिर पोलराइजेशन होता। लेकिन हम हिंदू जो है उस पोलराइजेशन पे ही डिपेंड कर रहे हैं। दुर्भाग्य कि हम जो है इसी को दिखा करके, इसीलिए ओवैसी काम आता है भाजपा के, कि वो बोलता है हिंदुओं के खिलाफ, उनके कैंडिडेट्स बोलते हैं और बात करता है मुस्लिम की राजनीति की, उसके रिएक्शन में हिंदू पोलराइजेशन होता है। तो देखिए कितना बढ़िया काम है उसका भाजपा के लिए, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा जैसे लगता है। तो वही चीज बसपा कर रही है। मेरे बात कंप्लीट कर लेने दी। आपकी थ्योरी हो सकती है, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट नहीं। ये आपकी थ्योरी हो सकती है कि ओबीसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। ये आम धारणा है। जो नहीं मानते हैं वो भाजपा वाले हैं, बाकी भाजपा के अलावा सब मानते हैं कि वो भाजपा के लिए काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने जब अब जिन्ना की बात की थी, अखिलेश यादव ने जब हमारा दुश्मन नहीं है उसकी बात की थी, तो उससे भी लोकेशन ही होता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ओबीसी एक एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं। ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। बहरहाल हम मैंने कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है गोविंद, हम डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन में जो आम धारणा होती है वो बताई जाती है। और जहां तक आप बात बोल रहे हैं, आप ये मिसकोट, आप एंकर हैं, आपको मिसकोट नहीं करना चाहिए कि अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, अखिलेश यादव बात होगी तो बताएंगे। ने बिल्कुल नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। उन्होंने बोला, लेकिन आपने यही कहा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 नहीं है, तो ये अखिलेश यादव आपने कह दिया था पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये कहा अखिलेश ने, इसलिए मुझे आपको करेक्ट करने की जरूरत पड़ी। हो सकता है मेरे से गलत वो निकल गया हो, लेकिन असल बात ये है कि, और मैंने कहीं ये भी नहीं कहा कि ये पहली बार हो रहा है। मैंने आपको 2012 के भी इसमें सीटों में 90 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और तब वो सत्ता में आई थी। ये जो परिस्थिति है, ब्रिजेश जी, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लोगों के बीच में घूम कर आए हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तो फैक्ट है कि वहां पर
जो पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव हो रहा है उसमें ज्यादातर सीटों में जो आबादी है वो मुस्लिम बहुल आबादी है। अब जिस तरह की अभी यहाँ पर बात हुई है, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह का जो जमीनी समीकरण बिठाने की कोशिश समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के जरिए हुई है, वो बीजेपी के जो 80 बनाम 20% की जो बीजेपी की थ्योरी है, उस थ्योरी को और पलायन की थ्योरी, मुजफ्फरनगर कैराना से जब अमित शाह अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं और फिर से जो पुराना वहां पर जो पलायन था उसके मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में मतदाता कहां पर है? देखिए, मतदाता अपने ढंग से सोच रहा है और ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक के पीछे वो भग रहा है। अब तक यही धारणा मैं क्योंकि दौरा मैंने किया तो मैंने देखा, जैसे मैं एक मथुरा का उदाहरण देना चाहता हूँ। मथुरा में कांग्रेस की लड़ाई है, इसलिए मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ जा रहा है। वहां देखिए, और मैंने देखा बगल की मार्च सीट में मैंने देखा कि वहां पर मुस्लिम मतदाता वापे में है और बसपा में भी जा सकता है। कारण है कि वहां श्याम सुंदर शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका अपना ढंग से एक सोच है और वो उसी हिसाब से आकलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ से हाँक दिया तो चले जा रहे हैं, ये नहीं मैंने देखा। वो अपने ढंग से सोच रहे हैं, अपने ढंग से निर्णय कर रहे हैं, अपने ढंग से उस पर वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है, वैसे कि आने के बाद बहुतों की लाठी मैं आपको बताता हूँ संभल की शफीकुर रहमान बर्ग को अपने पोते को एडजस्ट करना था और उन्होंने कह दिया साबिर जी आप नहीं देंगे तो हम अपने पोते को ओवैसी पार्टी से लड़वा देंगे। वर्तमान विधायक कट गया। इस तरह अपने अपने ढंग से लोग वोटे फिट अपने ढंग से लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक तरफा कोई हाँका जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि अभी तक जिस तरह से चुनाव की जो हवा है उसमें ये नहीं कहा जा सकता बहुत साफ कोई एक तरफ हवा कह रही है। हवा बिजली है और मतदाता अपनी सुविधा और अपनी पसंद के हिसाब से राजनीतिक दल उसमें किसी भी तरह से उनको घेरने की कोशिश करें, उनको भ्रमित करने की कोशिश करें। हुसैन आप किस रूप में देखते हैं इन 163 सीटें, जिनमें से ज्यादातर सीटें अभी पहले और दूसरे चरण में निकल जाएंगी? जो पूरी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल जिलों में कम सीटें हैं तुलनात्मक रूप में, जो ज्यादा बड़ा है वो पहले और दूसरे चरण ही निकलेगा। आप इस इलाके की लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? हुसैन साहब आप अनम्यूट कर लीजिए। गोविंद भाई, मैं जहाँ हूँ उसमें घर से बाहर हूँ और मैंने पहले ही माजरत कर ली थी, लेकिन आप लोगों का आदेश जो है वो फिर मेरे लिए सर्वोपरि है। बहरहाल मैं जहाँ हूँ वहाँ शोर भी काफी है, तो जल्दी जल्दी जो 2-1 मिनट में बात कर सकता हूँ वो कह देता हूँ। आपका सवाल क्या था, जरा एक बार फिर सवाल क्या था? ये जो पहले और दूसरे चरण में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 163 सीटें विधानसभा की हैं जो मुस्लिम बहुल इलाकों में है और उसमें से बड़ा हिस्सा पहले और दूसरे चरण में निकल जाएगा। इस इलाके के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? बहरहाल मैं कुछ जो समझ सका हूँ उसका जवाब तो ये है, मैं बहुत समझ नहीं पाया हूँ कि क्या आपने कहा, लेकिन जो पहले चरण में जो वो होगी आपके पोलिंग, उसका दारोमदार जो है वो काफी मुस्लिम वोटों पर है और काफी जो रोहेलखंड डिवीजन है, खास करके रोहेलखंड में मुसलमानों की तादाद काफी है। लेकिन एक बात ये अपनी जगह पर भी है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कहीं कहीं पर बच कर भी और कहीं कहीं पर चालाकी से जो मुसलमानों को टिकट नहीं दिए, उसका भी असर उस पर है। लेकिन एक बात ये भी बहुत काबिल जिक्र है कि ये समझा जाएगी तो जीतेगी तो नहीं, लेकिन काफी वोट काटेगी और खास करके इन इलाकों में नौजवान मुसलमानों में और जोर है इन इलाकों में नौजवान गरम बातें हैं वो उसको अपील कर रही हैं और वो गरम बातें हैं वो अपील कर रही हैं। काफी वहाँ वोट कटेंगे जो सेकुलर फोर्सेस है, बीएसपी है या समाजवादी पार्टी है, जहाँ तक
जो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, MIM कितने सीटें ले जा सकेगी ये तो प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। MIM कितने सीटें ले जा सकेगी ये तो प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। जी लेकिन आपको लगता है कि AM की वजह से वहां पर जो चुनाव है उसमें मतदाता का जो ध्रुवीकरण है उसकी दिशाएं बदल सकती हैं, फर्क पड़ सकता है जीत हार में? हाँ, क्यों नहीं, जाहिर है कि वहां पर जो मतदाता हैं उनमें काफी डिवीजन भी है और अब वो डिवीजन अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर है कि वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं रहेंगे। और जाहिर है कि इतने दिनों में जो MIM ने कोशिशें की हैं उसको वो इस तरह से तो बुलाने की कोशिश करेंगे कि वो डेंट मारेंगे जो सेकुलर फोर्सेस हैं। अब देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है पहले चरण के इलेक्शन में। जी 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 मुझे इजाजत दीजिएगा गोविंद भाई, क्योंकि शोर से जी मैं जी समझ जी नहीं पा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी को। जी शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। इतना समय आपने दिया। जी नहीं कोई विवेक जी, जी विवेक जी, अभी तक जिस तरह से चुनाव में बीजेपी की रणनीति दिखाई दी है, बीजेपी लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। आपकी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत कैराना से की और वहां पर भी पलायन, जो लोग जिन परिवारों ने किया था कथित रूप से, उनके घर जाकर उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 का नारा बार बार देते रहे। अब आपको क्या लगता है, बीजेपी जैसी आदर्शवादी पार्टी के लिए मतदाता को जाति आधार पर, उसके धर्म के आधार पर बांटकर अपनी जीत की दिशा में ले जाने की कोशिश, क्या आपको लगता है कि ये नैतिक रूप से सही है? देखिए गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और जब विपक्ष जिन्ना के नाम पे राजनीति करेगा, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति करेगा और जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रत्याशी बना करके विपक्ष में होड़ चल रही है कि हम उस वर्ग विशेष के ज्यादा हिमायती हैं, ऐसी स्थिति में यदि बहुसंख्यक वर्ग का एक क्षेत्र विशेष से पलायन हो रहा है तो उन बहुसंख्यक वर्ग के दरवाजे पर हालचाल लेने जाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है और वही धर्म अमित शाह जी निभा रहे हैं। पलायन तो कहीं हुआ नहीं, और अगर पलायन हुआ भी तो 5 साल आपकी सरकार थी और सरकार खत्म होने के वक्त आपको उन पलायन पीड़ितों की याद आ रही है। देखिए, वापसी हुई, लोगों ने देखा, वापसी होते हुए देखा, स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां गए और कैराना एक मैसेज है कि जिस तरह से अभी शरद जी बता रहे थे कि जो कम्युनल मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए और जो सेकुलर थे वो इंडिया में रह गए, तो मैं शरद जी की बात का बहुत साफ शब्दों में विनम्रता पूर्वक प्रतिवाद करना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ और जब भारत का संविधान बना उस वक्त तक सेकुलर शब्द भारत के संविधान में नहीं जोड़ा गया था। ये इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। सेकुलर शब्द उस वक्त तक भारत की जनता भी नहीं जानती थी, हिंदू मुसलमान की तो बात छोड़ दीजिए। मुसलमान कभी सेकुलर हो ही नहीं सकता, मुसलमान हमेशा कम्युनल ही होता है। इसमें कोई लाग लपेट भारतीय जनता पार्टी ना समझती है और ना हम अपने किसी को समझने की इजाजत देते हैं। रही बात जब इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते। इसका जम्मू कश्मीर एक जीता जागता उदाहरण, जिसकी समझ में ना आए वो एक बार जम्मू कश्मीर का दौरा करके देख ले। विवेक जी, मुझे लगता है हम मुद्दों से भटक रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर पहले चरण के चुनाव की राजनीति, कैराना उत्तर प्रदेश में है, कैराना उत्तर प्रदेश में है, कैराना का कहां किसी से छिपी नहीं है। जिसका इन्होंने नाबिद हसन, जिसका इन्होंने टिकट दिया, उसके कर्म किसी से छिपे नहीं हैं। जिस तरह के वीडियो वायरल होते हैं वो किसी से छिपे नहीं है। जिस तरह से धमकियां बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को दी जाती है वो किसी से छिपे नहीं है। तो हम उत्तर प्रदेश में हैं। बस ये है कि अभी समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, कल ये मध्य उत्तर प्रदेश अवध में भी और पूर्वांचल में भी दस्तक दे सकती है। तो हम अपने समाज को, बहुसंख्यक समाज को सावधान रखते हैं और उनको एकजुट करके कोशिश करते हैं कि बहुसंख्यक समाज के मतों में बिखराव ना हो। इसीलिए हमने जयंत चौधरी से भी अपील की, इसीलिए हमने जाटों के दरवाजे पे जाके दस्तक भी दी
उनको बुला करके बात भी की कि देखो कोई आपस की नाराजगी हो तो हम बाद में समझ लेंगे, लेकिन इन विरोधियों को आप मत देने की गलती न करना, नहीं तो किराना जैसे हाल तमाम इलाकों में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आप वोट किसी को भी मांगिए, लेकिन आप किसी समुदाय को सांप्रदायिक है, किसी समुदाय को कि वो कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता, इस तरह की बातें कहने का हम इस मंच से आपको ये अधिकार नहीं, नहीं देते। सेकुलर शब्द आदरणीय गोविंद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेकुलर शब्द भारत संविधान में कब आया? आप बता दें, सेकुलर शब्द भारत के संविधान में कब आया? लेकिन आपने ये कहा कि मुस्लिम हमेशा कम्युनल होता है, तो हम इसकी भी हम निंदा करते हैं और इसका भी हम खंडन करते हैं। एक समुदाय के लिए इस तरह की बात हम नहीं कर सकते। अब कम से कम हमारे मेरे अपने विचार है, मैं नहीं चाहता, मेरा कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखें, मेरे जो विचार है मैंने अपनी जिम्मेदारी से वो बात रखी है। जी जी जी। अतुल जी, जब पिछली बार का विधानसभा चुनाव था, तब जो जाट समुदाय था, वो अगर हम पहले और दूसरे चरण के उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो वो बीजेपी के साथ था। लोकसभा चुनाव में भी स्थितियां थोड़ा 19-20 थी। अब ये दिखता था कि जाट और गुजर जो वोटर हैं उनका बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में जाएगा, लेकिन इस बार जो जाट वोट है वो जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ हैं। आज दोनों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मुजफ्फरनगर में, और फिर से सरकार बनाने का भी दावा किया और अपनी जो एकजुटता है उसको भी लोगों के बीच में प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है ऐसी परिस्थिति में जो बीजेपी का 80 बनाम 20 का जो कार्ड है और जो मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने की समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है, उसमें कौन ज्यादा प्रभाव इस पहले और दूसरे चरण में डाल सकता है? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को अतुल जी। सरकार कौन बनाएगा ये तो अभी नहीं कोई कह सकता है, लेकिन जो बात है 80 बनाम 20 की, तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जयंत चौधरी ने और अखिलेश ने बहुत कायदे से इस समस्या को डील किया। उन्होंने इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी कि हम 80-20 की बात कर रहे हैं जी। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ये कर रही है और हम ये कर रहे हैं, और मतदाताओं से कहा कि आप हमको वोट दीजिएगा ताकि अमन रहे, अमन। अब इसमें क्या होता है कि आप पिछले चुनाव की तुलना में परिस्थितियां काफी बदल गई हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों ने जो प्रभाव डाला था उस क्षेत्र में वो अब धीरे धीरे इतने वर्षों में कम हो गया है। जी जी जी। और इसलिए इस बार वो प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुस्लिम बाहुल्य और ये सब, तो सहारनपुर में तो बीजेपी जीती थी ना जी। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में वो जीती थी। रामपुर में भी है, खैर हम ये थोड़ा सा वो कर रहे हैं। रामपुर में देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है जी। लेकिन वहां तो कैराना नहीं हुआ ना, वहां पर मुजफ्फरनगर जैसा कोई दंगा तो ऐसा हुआ नहीं है। खैर जी। तो एक और चीज जो खास इस उसमें हो रही है कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर है तो एक आध जगह, हमको नाम इस वक्त नहीं याद है, अखिलेश यादव ने हिंदू प्रत्याशी खड़ा किया है। जी जी। तो ये जो स्टेप है तो वो इस बात के लिए एक अच्छा कदम है कि आप उससे अलग हट रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू, दलित दलित। कहीं कहीं पर एक चेंज अगर होता है तो उसको, बीजेपी ने सब जगह हिंदू खड़े किए थे पिछली बार, तो ठीक है वो जीते वो, लेकिन वो माहौल कुछ और था। अब वो माहौल अलग हो गया है। साथ में अमित शाह का जो बयान आज अखबारों में छपा है कि मुस्लिम्स और जाटों ने मिलकर मुगलों को हराया था।
अब आप इसमें देखिए कि उनको मुस्लिम और जाटों को एक साथ मेंशन करने की क्या जरूरत थी जब वो मुस्लिम्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं मानते हैं। जी तो उनको भी इस बात की चिंता है कि इन लोगों को साथ रखना होगा, चाहे थोड़े ही से रहें। तो वो भी, उसके बाद फिर आरएसएस का जो मुस्लिम विंग है उसने भी उनको अपने पास अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी है। तो प्रयास ये हो रहा है कि वोट ज्यादा मिले, और मुस्लिम्स किधर जाएं, हिंदू किधर जाएं या जाट किधर जाएं, वो अलग बात है। दोनों चाहते हैं कि मिल करके सारे लोग इनको वोट दे, सभी कम्युनिटीज की। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो एक फैक्टर, गोविंद जी एक मिनट, एक फैक्टर जो हम लोगों ने अभी नहीं डिस्कस किया है वो है मायावती जी ने जो मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, जी जी जी, उनकी वजह से क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने कोई बात नहीं करी। जी जी, निश्चित तौर पर उससे भी फर्क पड़ेगा, ओबीसी की पार्टी से भी फर्क पड़ेगा। जैसा हुसैन अफसर साहब ने भी कहा था कि ओबीसी के आने से बहुत जगह जो जीत हार का अंतर है वो उस पर असर पड़ेगा। लेकिन जो एक अच्छी बात जो आप ने कही कि अभी तक कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दिखाई दिया, और राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो बैठक थी उसमें उन्होंने किसी एक कास्ट, एक कम्युनिटी को एड्रेस करने के बजाय वोटर को एड्रेस किया। और होना भी शायद ऐसा ही चाहिए। अगर अमित शाह भी मुगल और मुस्लिम और जाट की जो गोलबंदी है उसने मुगलों को पराजित किया था, इस तरह की बात कह रहे हैं, तो ये भी शायद एक अच्छी बात है कि बीजेपी सबका विश्वास जीतना चाहती है, और चुनाव में तो कम से कम जीतने की कोशिश ही होनी चाहिए। शरद जी, जिस तरह से अतुल जी ने यहाँ पर बात कही, हालांकि बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार को मुस्लिम उम्मीदवार को अपनी इन सीटों में अभी जगह नहीं दी है। सिर्फ एक उम्मीदवार जो अपना दल की तरफ से है, रामपुर की एक सीट से, और 2014 के बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी गठबंधन में जगह उत्तर प्रदेश में मिली। लेकिन जो अतुल जी ने जिस तरफ इशारा किया कि अमित शाह को भी मजबूर होना पड़ा है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की कहीं कोशिश इस तरह की भी रहेगी पहले और 2 चरण के लिए, कि वो मुस्लिम मतदाताओं को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करें? अनम्यूट कर लीजिए आप अपने को प्लीज। गोविंद, में पहले जो है थोड़ा इस डिस्कशन में करेक्शन थोड़ा लाना पड़ाऊंगा। मेरे सामने वो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जिसका आपने जिक्र किया कि अमित शाह ने कहा है कि जाट और मुसलमान मुगलों से लड़ते रहे। आपने यही कहा ना? अतुल जी ने कहा था। ये जाट और मुसलमान नहीं कहा है उन्होंने। खबर यह है कि जाट्स बीजेपी शेयर लेगेसी ऑफ फाइटिंग मुगल्स। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुगलों से लड़ाई करी है। अब मुझे नहीं पता था, ये पहली बार पता लग रहा है कि जाट और ये भाजपा तब भी थी जब मुगल राज था यहाँ पे। बहुत बड़ी बात है। ये कहा है शरद जी, उन्होंने ये कहा मेरे है, पास सामने खबर है शरद जी, उन्होंने ये कहा है कि मुगलों से आपने लड़ाई लड़ी थी और हम भी उसी मेंटलिटी के खिलाफ, विचारधारा खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने ये उनका वो क्या छपा क्या नहीं छपा, मैं उस पर बात कर रहा हूं। जो उन्होंने कहा कि आपने 650 साल से जी सर जी, आप आपस में नाराजगी भी है तो कुछ कोई बात नहीं, बाद में उसको कर लेंगे, ये उन्होंने कहा। वो क्या छपा मैं इस पे नहीं जाना चाहता। टिप्पणी नहीं, जो उन्होंने कहा वही आया, वही उसके वीडियो भी मैंने सुने। बीजेपी बड़ी जानकारी है। ये तो सर्वविदित तथ्य है कि बीजेपी 6 अप्रैल 1980 को बनी है। तो ये तो अमित शाह ना ये कोई कह सकता है, ना कोई कह सकता, ना कोई समझ सकता, ना इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोई आवश्यकता है। नहीं, हमें प्रोपेगेंडा की बात नहीं है, ये विचार के इतने वरिष्ठम 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी। आप उनकी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी। जरा अब हमें भी बोलने दीजिए, आप काफी बोल चुके हैं, अगर आपकी इजाजत जी जी बोल दें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वरिष्ठ हैं। ऐसा है विवेक जी कि देखिए आजकल कुछ भी बोला जा सकता है। कंगना रनौत जब ये कह सकती है कि 2014 में भारत को आजादी मिली, तो अमित शाह जी का कहना कोई गलत नहीं है कि भाजपा ने मुगलों से लड़ाई करी थी। लेकिन मेंटालिटी वाले लोग आज हैं, मुझे नहीं पता था।
बीजेपी ने मुगलों से लड़ाई की थी, ये स्टेटमेंट तो मतलब हमने नहीं सुना है। जो अमित शाह का स्टेटमेंट है उसमें ये बात कही नहीं है। ये इस अखबार की गलती हो सकती है, जहां तक मेरी जानकारी। जी देख लीजिएगा, ये और यही सत्य है। ये अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया है जो कि बिल्कुल भाजपा का स्पोक्स पर्सन है, भाजपा का माउथ पीस है। तो आप भी टाइम्स ऑफ इंडिया में रह चुके हैं शरद जी। है जी, शरद जी आप भी टाइम्स ऑफ इंडिया में रह चुके हैं। हाँ, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आज की डेट में और बड़ा समय के साथ सब कुछ बदलता है ना, हम भी बदल गए और टाइम्स ऑफ इंडिया भी बदल गया। खैर, तो ये तो बड़ी भारी खबर है और इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई मुगल राज में भी भाजपा थी, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए अच्छी जानकारी हो गई, अच्छा है। चलिए, और आज की डेट में मुगल मौजूद है, मुझे नहीं पता था। अगर ये सही, दोनों में से एक बात सही हो सकती है, या तो भाजपा उस जमाने में होगी या आज भी मुगल होंगे कहीं, हमें नहीं दिखते। दिल्ली की सड़कों पे बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड दिख जाती है। तो बहरहाल, तो लेकिन जो हो रहा है, जिस तरीके से अमित शाह घर घर जाकर के हाथ जोड़े हैं उन्होंने वोट के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उससे साफ जाहिर है कि भाजपा में काफी भाजपा विचलित है और किसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं अमित शाह कि वहां पे फिर से हिंदू मुसलमान का डिवाइड हो जाए, क्योंकि उसी के आधार पे भाजपा ने उस पूरे इलाके में 131 सीटों में से 109 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, क्योंकि दंगा का, मुजफ्फरनगर दंगे का असर था जो चलता रहा। किसानों के आंदोलन का इसमें जोड़ना बहुत जरूरी है, सबको मालूम है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि किसानों के आंदोलन ने फिर से हिंदू मुसलमान को वहां एक कर दिया है। और आज की डेट में भाजपा पूरे प्रयासरत है कि किसी तरीके से वो फिर से हिंदू मुसलमान का डिवाइड क्रिएट कर दे और उनको हिंदू पोलराइजेशन करने का मौका मिल जाए। इसीलिए बार बार मुगल की बात हो रही है, ये सीटों की बात हो रही है कि उनको दे दिया। तो इतना झूठ पे सब कुछ आधारित होगा, ये नहीं उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत झूठ तो सभी राजनेता बोलते हैं। जी। तो वही प्रयास किया जा रहा है और पार्टी भी कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन ये जो झूठ का अंबार है इसका जवाब नहीं है। और क्योंकि इनके पास पब्लिसिटी का पूरा कंट्रोल है, मीडिया पे कंट्रोल है, तो बड़ा आसान है इनके लिए करना। वही चल रहा है, इसी वजह से इतने ज्यादा डेस्परेशन के साथ बिल्कुल देश के गृह मंत्री घर घर जाकर के मांग रहे हैं इस आधार पे वो। बिल्कुल। ब्रजेश जी, क्या आपको लगता है कि अमित शाह जो घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं उसके पीछे हिंदू बनाम मुस्लिम का बंटवारा करके चुनाव जीतने की मंशा है? सभी करते हैं, मैं तो आज से नहीं 35 साल 40 साल से देख रहा हूँ। पहले प्रचार इसी तरह का होता था, लोग पद यात्राएं करते थे, फिर धीरे धीरे चुनाव में परिवर्तन आया, चुनाव की पद्धति में परिवर्तन आया और हेलीकॉप्टर तक हम यात्रा पहुंची है। समय के वक्त की मार है और कोरोना की मार है कि लोगों को फिर उसी पुरातन उसमें ले आए कि आप करिए पद यात्रा। अब कहाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं इतने ज्यादा, वरना यहाँ पर अब तक करीब 60-70 हेलीकॉप्टर खड़े होते और सुबह जो है पूरी फोर्स लग जाती थी। तो ये इनकी व्यवस्था है। और फिर कोई ये जो प्रचार कर रहा है ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, करे। अब उसकी पद्धति क्या हो ये एक अलग तरीका है। उसके यदि वो गलत बोलता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, वरना पदयात्रा तो मैं तो एक कॉलम ही छापते थे कि पदयात्राएं, याद करिए आप, पदयात्राएं छपता था कि किसने कहा पदयात्रा की, और इस बात पे ज्यादा जोर दिया जाता था कि फलाने ने फलाने वहां तक पदयात्रा की, उन्होंने वहां तक पदयात्रा, इनसे मिले। तो चुनाव को देखिए, लोकतंत्र को इस प्रणाली के साथ चलना होगा, आपको लोगों से मेल मिलाप करना होगा। अब उसमें जो मुद्दे उठते हैं उसके वाद विवाद हमेशा होता रहा है। बिल्कुल। विवेक जी, जो इस बार का जो पूरा चुनावी परिदृश्य है, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उससे आप कितने आश्वस्त हैं कि आप पिछली बार की तरह का ही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? देखिए गोविंद जी, जो वहां पे स्थिति है और जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक दूसरे से रस्साकसी में लगी हुई हैं और आगे पीछे का उनका ये लड़ाई जारी है।
दूसरी चीज, वहां पे जो किसानों के बार बार विषय उठाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में जितना काम किसानों के लिए किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। कुछ कमियां हो सकती हैं और बहुत भी काम अभी किसानों के लिए किया जाना है। हम ये नहीं कहते किसानों की सारी समस्या हमने हल कर दी है, लेकिन जितना हमने किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। तो हम किसानों के बीच भी अपनी बात लेके जा रहे हैं, हम अपने बहुसंख्यक समाज के बीच भी अपनी बात लेके जा रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास है किसी भी सूरत में बहुसंख्यक समाज के मतों में बिखराव न होना पाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रयास हैं, जिस तरह से हमारा जनता से संपर्क है, संवाद है, हम पुराने परिणाम को दोहराने में कामयाब होंगे। हम पूरी तरह से हमारा कम्युनिकेशन जमीन पे, हमारा कार्यकर्ता घर घर के संपर्क में है, और जितना वर्क हमारा जमीन पे उतना किसी अन्य दल का नहीं है। हमें अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने नेताओं पे, अपने नेटवर्क पे, अपने काम पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल। हालांकि इसके बाद भी अनेक ऐसे दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं जहां बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं वो जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता उनको वहां से भगा दे रही है, अपने बीच से उनके खिलाफ नारे भी लगा रही है। इस तरह के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। अतुल जी, संक्षेप में आपसे मैं समझना चाहता हूँ, ये जो इस बार डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाके जो चुनाव प्रचार का जो तरीका है, ये मजबूरी कोरोना की वजह से जो आई है, इससे राजनीतिक तौर पर क्या बीजेपी को बढ़त मिल सकती है? देखिए, बीजेपी का जो वोट बैंक है, तो वो चाहे आप उनके पास जाएं या ना जाएं, आप मिल लेंगे तो अच्छा ही होगा, उनको आएगी, लेकिन वो कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है जी। खासकर वो जो हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं या सोचते हैं उस दिशा में, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। अब बाकी जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपके कितना इन्फ्लुएंस होंगे आपके पद से, ये अनिश्चित है। पिछली बार की तरह इस बार वो शायद उतनी संख्या में वोट बीजेपी के लिए ना करें। जी जी जी, ये एक फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार की तुलना में इस बार परिस्थितियां बिल्कुल फर्क हैं। पिछली बार बीजेपी समाजवादी पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी के जो का लाभ उठा रही थी, लोगों के बीच में उस बात को लेकर जा रही थी। इस बार उसे खुद के जो अपनी सरकार के कामकाज है उस पर जवाब देने पड़ रहे हैं। अनेक जगह लोगों की नाराजगी भी है, लेकिन कुल मिलाकर हम ये उम्मीद करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर भले ही मतदाताओं की संख्या और उसको लेकर गणित गुणा भाग किसी भी तरह का हो, मतदाता को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिक दल जो बहुत घटिया स्तर के तौर तरीके हैं उनको नहीं अपनाएंगे, बल्कि सबको साथ और सबको अपने विश्वास में लेकर चलने की दिशा में काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें, और ताकि उनकी टिप्पणियों, उनके सुझावों के आधार पर हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें और द फ्री प्रेस के जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो हमारी कोशिश है वो कामयाब हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गोविंद। धन्यवाद।